हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद भंग के फैसले पर विपक्ष हुआ एकजुट। कहा नहीं छोड़ेंगे सदन, सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सियासी संकट से क्या उबर पाएगा पाकिस्तान, और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर कश्मीरी पंडितों की वापसी से तिलमिलाया पाकिस्तान। 32 साल बाद सजा श्रीनगर का ये खास मंदिर। भारत ने कहा पाकिस्तान से नजर मत लगाना, वरना बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको। और सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां राजनाथ सिंह ने अपने बयान में किया इमरान खान का जिक्र। क्या कहा दोस्तों बताएंगे आपको। भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही है राजनाथ सिंह ने। और इसी बीच आपको यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर लाइव अपडेट देने वाले हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है अभी की स्थिति। और इसी बीच बताएंगे जहां पर क्या पड़ोस में गिरेगी एक और सरकार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पीएम राजपक्षे। इस्तीफा देने की अटकलें हुई तेज। बताएंगे दोस्तों बहुत बड़ी खबर श्रीलंका से। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अगर मुस्लिम पीएम बना तो 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हिंदुवादी नेता ने दी है ऐसी चेतावनी। बताएंगे दोस्तों किसने ये बात कही। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अगर आपका भी एसबीआई और पीएनबी में खाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। बताएंगे बदल गया है पेमेंट का नियम। और दोस्तों ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सियासी संकट से उबर पाएगा क्या पाकिस्तान। हालात बता रहे हैं गृह युद्ध के आसार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने ऐसी चाल चली जो पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ धकेल सकती है। नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल को नोटिस भेजकर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी है। दोस्तों विपक्षी दलों ने पाकिस्तानी संसद को कब्जे में लेकर अपने नेता शहबाज शरीफ को देश का पीएम घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष और इमरान खेमे की बयानबाजी से देश में गृह युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी नेशनल असेंबली भंग किए जाने के खिलाफ बोलते हुए विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश को विभाजित करने और देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें विपक्ष भी एकजुट होकर कह रहा है नहीं छोड़ेंगे सदन और सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख। जी हां दोस्तों, भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न कराकर संविधान का उल्लंघन किया है। पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त विपक्ष संसद को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। हम सभी संस्थानों से पाकिस्तान के संविधान की रक्षा करने, उसे बनाए रखने, उसका बचाव करने और उसे लागू करने की गुजारिश करते हैं। भुट्टो ने कहा कि हमारे पास बहुमत था, हम पीएम खान को हरा सकते थे, लेकिन आखिरी मौके पर स्पीकर साहब ने गलत फैसला ले लिया। आपकी क्या राय होगी दोस्तों स्पीकर के फैसले को लेकर, बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान की सरकार 101% गिरने वाली थी, इसीलिए इमरान खान ने यह बड़ी चाल चली है दोस्तों। विपक्ष को बहुमत था, ये बात कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, जहां कश्मीरी पंडितों की वापसी से तिल मिलाया पाकिस्तान। 32 साल बाद सजा श्रीनगर का ये खास मंदिर, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ घाटी में हुए अत्याचारों को दिखाया गया। और ये फिल्म कट्टरपंथियों के हलक से नहीं उतर रही है, क्योंकि इसमें उनकी सच्चाई दिखाई गई है, जिसके चलते वो बौखला उठे हैं। और इसी फिल्म को लेकर कई लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन सच्चाई कहां छुपती और दबती है। इस फिल्म के बाद कश्मीरी पंडितों की जान में जान आई है और अब वो धीरे धीरे घाटी में वापसी कर रहे हैं। इसके साथ ही करीब 32 सालों के लंबे
लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर का एक खास मंदिर सजा है और यहाँ भारी मात्रा में कश्मीरी पंडित जुटे हैं दोस्तों। और ऐसे में कश्मीरी पंडितों का कहना है कि अगर इस बार नजर लगाया तो कहीं के नहीं रहोगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए दोस्तों उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर के जरिए, जहां आपको सही लगे। अगली खबर की बात करें, जहां राजनाथ सिंह ने अपने बयान में किया इमरान खान का जिक्र, कहा अब दुनिया सुनती है भारत की बात। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की बढ़ती लोकप्रियता पर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलकर बात की। लखनऊ में होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के प्रति लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा को 4 राज्यों में जीत मिली है और पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्यों में एनडीए के प्रभाव का ही नतीजा है कि अब राज्यसभा में सभी भाजपा सांसदों की संख्या 100 पहुंच गई है। राज्यसभा में किसी भी पार्टी के 100 सांसद इसके पिछली बार 1988 में थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि जब से भाजपा केंद्र सरकार में आई है, भारत का मस्तक सारी दुनिया में किस हद तक ऊंचा हुआ है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भारत एक कमजोर भारत है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज सारी दुनिया कान खोलकर भारत की बातों को सुनती है और उस पर गंभीरता से विचार करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह के बात का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज का भारत, अगर आप भी मानते हैं ये मोदी का भारत है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग भारत है दोस्तों, तो मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली और बड़ी खबर लाइव अपडेट की बात करें, जहां रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ी खबर, यूक्रेन ने तबाह कर दिए रूसी एयरफोर्स के 8 ठिकाने, 2 फाइटर प्लेन गिराने का भी बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन की तरफ से जमीन पर लगातार रूस को कड़ी टक्कर दी जा रही है। इसी का नतीजा है कि इरपिन इलाके पर एक बार फिर यूक्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब यूक्रेन की सेना भी बढ़त बनाती नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रविवार को रूस की एयरफोर्स के 8 ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में रशिया की 4 मिसाइल, 2 Su-34 लड़ाकू बम वर्षक प्लेन, 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन यूएवी नष्ट किया है। और रूस यूक्रेन की हर खबर के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पुतिन के टैंकों का कब्रिस्तान बन चुकी है कीव की सड़कें। जेलेंस्की के मंत्री का बड़ा दावा, यूक्रेन जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 40 दिन पूरे हो चुके हैं। पुतिन की सेना अब इस युद्ध में बैक फुट पर है। यूक्रेन की राजधानी कीव अभी भी जेलेंस्की सरकार के नियंत्रण में है। रूस के बर्बर हमलों के बीच यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन ने पूरे कीव क्षेत्र को रूसी सैनिकों से वापस ले लिया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में हन्ना मालियरी ने कहा कि इरपिन, बुका, गोस्टोमेल और पूरे कीव को आक्रमणकारियों से आजाद करा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, यूक्रेनियंस ने कहा कि 40 दिनों से ना खाना है ना पानी है, लेकिन हम और मजबूत होकर उभरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेनियंस ने बताया है कि पिछले 40 दिनों से वे खाना, पानी और बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बातचीत के दौरान यूक्रेनियंस ने यह भी कहा है कि भयानक स्थिति के बावजूद वे अंदर से मजबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे और मजबूत होकर उभरेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में कामयाब होंगे मोदी जी के प्रयास, अमेरिकी सांसद ने कर दी है भारतीय प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक शीर्ष सांसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर प्रशंसा की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। मोदी जी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके से योगदान
योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने युद्धरत देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही और मोदी जी की जमकर तारीफ की। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, मोदी जी हैं ही तारीफ के लायक। अगली खबर की बात करें, जहां पुलवामा जिले में आतंकियों ने पंजाब के 2 लोगों पर कर दी गोलीबारी, दोनों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकी हमला हुआ है। ANI की खबर के मुताबिक आतंकियों ने पुलवामा के लीटर इलाके में गोलीबारी की है। इस हमले में 2 गैर स्थानीय नागरिकों को गोली लगी है, यानी कि दोनों टूरिस्ट थे। दोनों की हालत काफी गंभीर है। दोनों नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। राज्य पुलिस की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। जी हां दोस्तों, राज्य पुलिस की ओर से एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रविवार शाम करीब 7:15 पर आतंकवादियों ने पुलवामा के लीटर इलाके के नौपोरा में 2 गैर स्थानीय लोगों पर गोलीबारी कर दी और इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल नागरिकों की पहचान हो गई है। दोनों पंजाब के पठानकोट के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम धीरज दत्त और दूसरे का नाम सुरिंदर सिंह है। दोस्तों ऐसे में इन दोनों को गेट वेल सुन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों आतंकवाद ये सुधरने वाला नहीं है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी और क्या कड़े उपाय करने चाहिए दोस्तों केंद्र सरकार को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या पड़ोस में फिर गिरेगी एक और बड़ी सरकार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री राजपक्षे। जी हां दोस्तों, इस्तीफा देने की अटकलें हुई तेज। बता दे श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से जारी आर्थिक संकट अब और गहराता जा रहा है। दोस्तों आलम यह है कि श्रीलंका के कई शहरों में पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन तक शुरू हो चुके हैं। लोगों ने आम जरूरत की चीजों के महंगे होने और अहम संसाधनों की कमी होने के कारण सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका के 2 मंत्री नमल राजपक्षे और शाशिंद राजपक्षे भी साफ कर चुके हैं दोस्तों कि अगर जरूरत पड़ी तो वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। बताया गया है कि महिंदा राजपक्षे कल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मिलने पहुंचे थे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसी खबरों का खंडन अभी तक किया है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई मंत्री नमल राजपक्षे के परिजन देश छोड़कर भागे। जी हां दोस्तों, देश के बदतर आर्थिक हालातों से मजबूर होकर गोटाबाया राजपक्षे सरकार के एक प्रमुख मंत्री के रिश्तेदार देश छोड़कर चले गए हैं। जी हां दोस्तों, एक प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री नमल राजपक्षे की पत्नी लिमिनी और उनके माता पिता रविवार सुबह श्रीलंका छोड़कर चले गए। नमल राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं और गोटबाया के बड़े भाई और श्रीलंका के युवा और खेल मंत्री हैं। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति होगी श्रीलंका की। अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान सत्ता में रहे या जाएं, चीन के चंगुल से अब नहीं निकल पाएगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त सियासी उठक पटक मची हुई है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, जिससे पाकिस्तान फिलहाल बाहर निकलने के बारे में सोच नहीं सकता है। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान आज चौतरफा कर्ज में डूबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर 90 अरब डॉलर को पार कर गया है। अभी भी इमरान खान कर्ज के भरोसे अपनी गाड़ी को पटरी पर दौड़ाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें से केवल चीन का हिस्सा 20% है, यानी करीब 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर चीन का कर्ज है। इमरान सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव बढ़ा है। ग्वादर में चीन नया शहर बना रहा है। पाकिस्तान का CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। जी हां दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के नए PM होंगे शहबाज शरीफ। संसद में विपक्ष ने खुद ही ले लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, एक तरफ इमरान खान ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके पाकिस्तानी असेंबली को भंग करवा दिया और अविश्वास प्रस्ताव से फौरी तौर पर अपने कुर्सी छीनने से बचा ली, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी हसरत पूरा करने के लिए संसद पर कब्जा कर लिया और अपने दल के नेता और पूर्व PM नवाज शरीफ
के भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया वजीर आजम तक घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर वाराणसी में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के दिल को छू गया काशी का आतिथ्य, सीएम योगी से कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, धर्म अध्यात्म के साथ पर्व उत्सवों के हर रंग से एकाकार करने वाले शहर बनारस ने एक बार फिर अपने आतिथ्य भाव से साबित कर दिया है कि बनारस जैसा कोई और नहीं। रविवार को कुछ ही घंटों के लिए वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा और उनका सदस्यीय दल काशी के आतिथ्य से अभिभूत नजर आया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपनों के बीच ही हूँ। भारत और नेपाल प्राचीन समय से एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और आगे से भी एक ही रहेंगे। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी आरजू राणा देउबा के साथ रविवार सुबह वाराणसी पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत और 59 घायल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मध्य इलाके में रविवार को हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 59 लोग जख्मी हो गए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, रूसी सेना ने शहरों के मेयर को बनाया है बंधक और कईयों को मार गिराया गया। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि देश के बड़े शहरों के 11 मेयर रूसी सेना के कब्जे में है, उनको बंधक बना लिया गया है। इनमें कीव, खेरसन, खारकीव, जोपोरिजिया, माइकोलेव और डोनेट्स्क के स्थानीय नेता भी शामिल है। उप प्रधानमंत्री इरियाना वेरिचक ने वीडियोस मैसेज में यह दावा किया है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर इमरान खान ने पंजाब के गवर्नर को किया बर्खास्त, नए मुख्यमंत्री का चुनाव टला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पंजाब प्रांत के गवर्नर चौधरी सरवर को बर्खास्त कर दिया, जबकि नए प्रांतीय मुख्यमंत्री का चुनाव टाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे नए थल सेना प्रमुख, इस महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे एमएम नरवणे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेना प्रमुख बनने के लिए तैयार हैं। जनरल एमएम नरवणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे अग्रणी अधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं और वो इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कार्यभार संभालेंगे क्योंकि वो जनरल नरवणे के बाद फोर्स में सबसे वरिष्ठ हैं। जनरल नरवणे पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में दोस्तों, सीडीएस का पद अभी भी खाली है दोस्तों, किसको होना चाहिए नया सीडीएस कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को कांग्रेचुलेशन एडवांस में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख बनने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर मोहन भागवत ने फिल्म देख कश्मीरी पंडितों से की है अपील, कहा द कश्मीर फाइल्स ने हमें हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 3 अप्रैल को कहा कि कश्मीरी पंडितों को अगले साल अपने वतन लौटने और बसने का संकल्प लेना चाहिए ताकि वे भविष्य में कभी भी उखाड़े ना जा सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों से ये अपील की है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, जहां पर अगर अब मुस्लिम पीएम बना तो 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदूवादी नेता ने दी है ऐसी चेतावनी। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने रविवार को एक बार फिर अपने बयान से विवाद पैदा कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चंडीगढ़ आखिर किसका, मान और खट्टर सरकार में बड़ी तकरार, हरियाणा ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, पंजाब या हरियाणा, ये सवाल अब दोनों राज्यों के लिए बड़ा हो चला है दोस्तों। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़
चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने का प्रस्ताव पास किया है, तो उधर हरियाणा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस संबंध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। मान सरकार चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक रही है। दोस्तों, चंडीगढ़ को हस्तांतरित करने के संबंध में पड़ोसी राज्य पंजाब की ओर से एक प्रस्ताव पारित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हरियाणा ने भी कदम उठाया। राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला मंत्री परिषद की एक बैठक में लिया गया। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की 150 बीघा की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए चल रहा था खेल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर मॉडल एक्शन मोड में आ गया। दोस्तों, एक के बाद एक भूमाफिया के खिलाफ फिर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने रविवार को माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की लगभग 150 बीघे से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए जमीन दोज कर दिया गया। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर रमजान पर बोले राज ठाकरे, कहा मस्जिद से हटाओ लाउडस्पीकर वरना बजाएंगे हनुमान चालीसा। जी हां दोस्तों, रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउडस्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। हम महाराष्ट्र में वही विकास चाहते हैं। अयोध्या जाऊंगा लेकिन आज नहीं बताऊंगा कब। हिंदुत्व की भी बात करूंगा, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। जी हां दोस्तों, राज ठाकरे का बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों, ऐसे में आप इनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बिहार पुलिस में होगी 1 लाख भर्तियां, सीएम नीतीश कुमार के प्लान से बेरोजगार युवाओं में जगी आस। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरियों का बड़ा अवसर आने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी रिक्त पदों पर बहाली सुनिश्चित करने के साथ ही आबादी के लिहाज से नए पद स्वीकृत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अगर सरकार इस निर्देश पर अमल करती है तो राज्य में पहले से स्वीकृत पदों को भरने के लिए 40,000 के करीब नई भर्तियां की आवश्यकता पड़ेंगी। ये भर्तियां अगले कुछ सालों में रिक्त होने वाले पदों और पहले से रिक्त पदों के लिए होंगी। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें, जहां एसबीआई, पीएनबी समेत इन बड़े बैंकों ने खाता धारकों को बहुत बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, बदल गया चेक पेमेंट का नियम। आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। चेक पेमेंट के नियम में 4 अप्रैल से बदल रहा है, यानी आज से। पिछले साल 1 जनवरी 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया था। बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने खाता धारकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने का निर्देश है, जिसके बाद एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया इसे अप्रैल 4 से चेक पेमेंट के नए नियम लागू कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या है दोस्तों चेक पेमेंट का नया नियम, हम आपको बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया है, जिसके तहत खाता धारक को चेक जारी करने के बाद इसकी डिटेल बैंक को देनी होगी। 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान के बाद चेक इश्यू करने के बाद इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी, जिसमें चेक जिसके नाम इश्यू किया गया है, उनका नाम, कितने अमाउंट जैसा जरूरी जानकारी बैंक को देना होगा। दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें, ई श्रम कार्ड धारकों को किस्त के अलावा मिल रहे हैं ये बहुत बड़े फायदे। क्या आपको पता है दोस्तों, ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार असंगठित वर्ग के लोगों को बड़ी मदद कर रही है, जिससे आर्थिक हालात को दुरुस्त बनाया जा सके। इसी बीच अगर आप भी ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो फिर आपकी मौज आने जा रही है। सरकार एक बार फिर ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े लोगों के खाते में 500 रुपए की अगली किस्त भेजने जा रही है। इसके लाभार्थियों को किस्त के अलावा भी कई फायदे मिल रहे हैं। इस योजना के अनुसार कई और भी बड़े फायदे लोगों को दिए जा रहे हैं। एक और कुछ योजना में लोगों को रोजगार और बीमा कवर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, तो दूसरी तरफ कुछ योजनाओं में लोगों की आर्थिक मदद की जाती है। इसी कड़ी में एक योजना है ई श्रम कार्ड योजना, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के तहत आपको क्या क्या फायदे मिल
मिल सकते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलता है अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।